आंसू छोड़ने की ऐसी क्या कुछ तो बड़ी वजह होगी। अगर पार्टी मुखर होकर बात नहीं उठाए, अगर पार्टी का नेता सड़क पर नहीं आए, केवल भाषण का ही केवल ये विषय में रहे, तो फिर लगने लगा कि जब लीडर रोड में नहीं आएगा, सड़क पे नहीं आएगा, लोगों के लिए संघर्ष नहीं करेगा, तो फिर माटी का सौदा करेंगे लोग, जो सौदागर लोग हैं। तो ये 1000-1200 एकड़ जमीन पर फैला ये छाई डैम है और उसके इर्द गिर्द लगभग कितनी आबादी होगी, कितने गांव? उसके इर्द गिर्द पूरा डेंसर पॉपुलेशन, हमको लगता है कि करीब करीब 25 से 50 हजार आबादी होगा। मर्द तो थोड़ा दर्द को दबा लेते हैं, लेकिन औरतें रोती हैं जाके कि जहां हम लोग रोपा रोपते थे, जहां खेती करते थे, दोपहर को, दिन को, सुबह शाम। बगीचा में एक ही तरह के फूल का क्या तात्पर्य है? अब एकदम खास लोगों को, केवल खास लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। अब बड़ा छोटा क्षेत्र में है। उसमें खुल के बोलिए ना, छोटा क्षेत्र का एक ही घर में, तो आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, देखिए हम एक ही परिवार एकदम है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं जा रहा हूँ। सर लड़ाई किसके खिलाफ लड़ेंगे? फिर भाजपा में जाएंगे तो एनटीपीसी सेंट्रल की एजेंसी है, उसी के खिलाफ लड़ना है। अभी आप देखिएगा कि इस पूरे राज्य में एक आवाज बन के जयराम जी उठे, और जयराम जी स्पष्ट रूप से बात बोलते हैं तो धरती पर करते भी हैं। ये संयोग है कि जयराम महतो जैसे शख्सियत इस धरती पर आए हैं, इसलिए मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बाद झारखंड की राजनीति में एक नया बदलाव आया। यहाँ की रीजनल पार्टी जो मतलब सत्ता में आसीन हुई, कई छोटी छोटी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं, जो कि चुनाव से पूर्व पूरी तरह से उनके पक्ष में माहौल बनाया था। उसमें एक पार्टी रही जेएल कैंप की वजह से आजसू पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और आजसू जो है आज के समय में, चुनाव के समय में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट करके रह गई। आज हमारे साथ आजसू के एक वरिष्ठ नेता विजय कुमार साहू, जो रामगढ़ जिला से आते हैं, 3 बार रामगढ़ जिला के वो अध्यक्ष रहे, और उसके बाद केंद्रीय महासचिव के रूप में वो कार्यरत थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले किसी कारणवश उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और अब आगे वो क्या करेंगे, अब उनकी आगे की क्या राजनीतिक ये योजना है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो विजय जी, आपने आजसू क्यों छोड़ा? सबसे पहले तो सबको मेरा जोहार, प्रणाम। सर, आजसू छोड़ने के बहुत सारे मल्टीपल कारण, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन का शुरुआत आजसू पार्टी से हुआ। मैं छात्र राजनीति के साथ मैं मेन फ्रंट पार्टी में आया, और मैं रांची में हॉस्टल में रहता था। अब कहीं ना कहीं प्रभावित था छात्र राजनीति से, यूथ को लेकर के। आजसू पार्टी में उस एक दौर था जब सुदेश जी का पूरे झारखंड प्रदेश में लोग सोचते थे कि ये नौजवान आया है तो झारखंड की राजनीति में एक रेडिकल चेंजेज आएगा, और जो लोग चाहते हैं उस पर ये काम करेगा। और उसका रिस्पांस भी लोगों ने सुदेश जी को दिया, और उस तरह से वो प्रयास भी किए। लेकिन मैं देखा कि करीब करीब मैं 23 सालों से आजसू पार्टी में रहा। और स्टार्ट मैंने किया एकदम पंचायत से, उसके बाद प्रखंड सचिव बना। प्रखंड सचिव बनने के बाद मैं विधानसभा प्रभारी के रूप में हमको नॉमिनेट किया गया बड़का गांव, जहां संगठन शून्य था, और उसको फिर हम लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और मैं फिर पार्टी का जिला अध्यक्ष बना जब रामगढ़ जिला बना। बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ, संगठन के प्रति समर्पण के साथ मैंने काम किया। 3 बार जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद पार्टी ने तय किया कि जवाबदेही बढ़ाई जाए, तो केंद्रीय सचिव, महासचिव, फिर पार्टी का प्रवक्ता के रूप में जितना भी मीडिया हाउस था मैं बैठा। लेकिन अंदर से एक फील शुरू होने लगा कि राजनीति जिस मकसद के साथ हम शुरू किए, चूंकि मैं खुद रांची कॉलेज हॉस्टल में रहता था, मैं वहीं से रहा, एमएससी किया, तो इतना करने के बाद अगर मैं राजनीति में आया था तो कहीं ना कहीं कोई एक सोच था, और उस समय लग रहा था कि हम लोग पूरा कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आजसू पार्टी का जो व्यापक राजनीति था वो धीरे धीरे सिंक्रोनाइज हो गया, माने एकदम लिमिटेड हो गया। और लिमिटेड हो गया तो फिर हम लोग को लगने लगा कि जिस सोच के साथ हम लोग आए थे, जो जनता चाहती है इस राज्य में, वो इस पार्टी से अब पूरा होने वाला नहीं है। तो उस कारण से मुझे लगा कि अब थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। और जीवन मिला है सर, तो जीवन तो एक बार इसका लिमिटेशन है।
एवरेज लाइफ 70 साल 80 साल है। तो हम सोचे कि जो नहीं हो पाया, जिस मकसद के साथ हम आए सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर में बहुत विरोध था, कोई मेरा गॉड फादर राजनीति में नहीं था, ना ही मेरे परिवार में कोई राजनीति में था। मैं अकेला शख्स बड़कागांव विधानसभा में आंसू का झंडा लेके चलता था, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टेम्पू से प्रचार करता था। और उसके बाद यहाँ से लेकर के आज तक, जब चुनाव हुआ 2024 का, उस समय से हम लोग फाइट कर रहे थे। 24 में रिजल्ट मिला, भले कैंडिडेट का सिंबल बदल गया, लेकिन आंसू पार्टी ही वहां चुनाव जीता। और जीतने के बाद भी अगर मैं सत्ता को छोड़ के आया हूं, तो कहीं ना कहीं अंदर में वो दर्द है कि लोगों के लिए जो हमको करना चाहिए था हम कर नहीं पा रहे थे, इसलिए आंसू पार्टी से मैंने रिजाइन कर दिया। तो आप तो लगभग जैसा आपने बताया 25 वर्षों से आप आजसू की सेवा कर रहे थे, आजसू पार्टी में थे, और झंडा, पोस्टर, बैनर सब कुछ आपने लगाया। तो आप आजसू में रह करके भी आप आजसू में जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते थे, उसमें आप अपनी भूमिका निभा सकते थे, लेकिन आजसू छोड़ने की ऐसी क्या कुछ तो बड़ी वजह होगी? वजह हम बोले ना, बहुत सारा कारण है। मैंने बहुत प्रयास किया कि आंसू का जो तरीका है राजनीति करने का, वो तरीका धीरे धीरे बदले, लेकिन मैं आवाज उठाता था, मैं सिंगल पड़ जाता था। राजनीति में जो व्यापक जन समूह जो चाहता है उस पर हम लोग काम करें, ऐसा मेरा सोच था, वो हो नहीं पा रहा था। सुदेश जी नो डाउट अच्छे लीडर हैं, लेकिन वर्तमान समय में सुदेश जी झारखंड के राजनीति में थोड़ा उनकी प्रासंगिकता धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि वो जो चीज लोग चाहता था वो कर नहीं पा रहे थे। अभी विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या इस पूरे राज्य में है, खास करके कोयलांचल जहां से मैं आता हूँ। घर के घर उजड़ गए, सारी जमीनें चली गई, माने वो फर्टाइल जमीन को ले जाया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर पार्टी मुखर होकर बात नहीं उठाए, अगर पार्टी का नेता सड़क पर नहीं आए, केवल भाषण कहीं केवल ये विषय में रहे, तो फिर लगने लगा कि जब लीडर रोड में नहीं आएगा, सड़क पे नहीं आएगा, लोगों के लिए संघर्ष नहीं करेगा, तो फिर माटी का सौदा करेंगे लोग, जो सौदागर लोग हैं। और यही हुआ अभी पतरातू में, मेरे घर के बगल में एस डैम, जिसकी लड़ाई 40 साल से हम लोग लड़ रहे थे, मेरे घर से बस 100 मीटर की दूरी में वो माटी का सौदा हो गया। वहां एस डैम बिना इतनी बड़ी लड़ाई का इतना दर्दनाक अंत होगा हम नहीं सोचे थे, जिसको हम लोगों ने विधायक बनाया, आदरणीय रोशन लाल चौधरी जी। कम से कम लड़ाई लड़नी चाहिए थी ना। हम जब स्टेटमेंट, जब वो चुनाव लड़ते थे, तो हम यही सवाल, लोगों के बीच में सवाल रहता था, तो जवाब यही रहता था मेरा कि रोशन जी चुनाव लड़ेंगे तो किसी भी हाल में यहाँ छाई डैम नहीं बनेगा, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। लेकिन आज क्या हुआ, मैंने बिना आदि का बन गया विधायक, सांसद, चुप रहे, मौन रहे, तो लोग में ये सवाल पैदा होने लगा कि विजय जी कहाँ है। तो हमको लगा कि अब इतना प्रेशर में जिस चीज को लेकर के हमने राजनीति किया, वो चीज नहीं पूरा हुआ, माटी का सौदा हो रहा है, तो अब हमको यहाँ नहीं। एस डैम का क्या मामला क्या है? देखिए सर, पतरातू में एनटीपीसी 4000 मेगावाट का बन, तो 4000 मेगावाट का बन रहा है, तो ऑब्वियस है कि वहां पर जो कोयला जलेगा उसका ऐश को तो डिस्पोजल करना है, कहीं फेंकना है। तो ये एस डैम बलकुदरा में जयनगर और आपका गिरदा रसदा का जमीन को लिया गया है, करीब करीब रैयत का जमीन वहां पर 450 एकड़ है, 340 या समथिंग, और बाकी मिला के 1200 एकड़ है। और सराउंडिंग में पूरा पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन, माने डेंसर पॉपुलेशन, तो उसको तो ऐसे फेंकना है एनटीपीसी को। तो वो तो जमीन तो अधिग्रहण हुआ था वो 80 के दशक में, लेकिन उसमें समस्या क्या था कि अधिग्रहण जब सरकार, बिहार सरकार की थी, तो बिहार सरकार ने मुआवजा, जो लोगों का डिमांड था, मुआवजा बहुत कम था उस समय, तो लोग बोले कि इतना कम मुआवजा में हम जमीनें आपको नहीं देंगे। वो संघर्ष चलता रहा, तो क्या किया सरकार की, उसको ट्रेजरी में जमा कर दिया 10 रुपये 20 रुपये डिसमिल के हिसाब से। लोग बोले कि पीटीपीएस में कम से कम हम लोग को नौकरी दिया जाए, वो भी नहीं मिला। वहां जो घर बने थे उसको पुनर्वासित किया जाए, वो भी नहीं हुआ। तो लड़ाई चल ही रही थी, और उसी दौरान फिर एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया जमीन। तो जब जमीन ट्रांसफर हुआ तो वो लड़ाई हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से लड़ना था, लोग समझ नहीं पाए, एनटीपीसी की तरफ मूव कर गए। एनटीपीसी बोला कि हम तो राज्य सरकार से लेंगे, तो आप राज्य सरकार से लड़िए। तो बाई जबरन छाई डैम का निर्माण वहां हुआ, हो रहा है, शुरू हो गया। तो सर, जिसको हम लोग पूरा शक्ति निहित करके आपको दे दिए, पूरा सारा शक्ति को संग्रहित करके आपको निहित कर दिए कि आप मेरे विधायक हैं, आप मेरे दर्द में, दुख में मेरा लड़ाई लड़ेंगे, मेरी बातों को मुखरता से रखेंगे, और आप नहीं रख पा रहे हैं, तो वैसी अवस्था में लोग क्या करेंगे। बड़ा मैंने आपको देखिएगा कि छाई डैम के अगल बगल के गांव के लोग, मर्द तो थोड़ा दर्द को दबा लेते हैं, लेकिन औरतें रोती हैं जाके कि जहां हम लोग रोपा रोपते थे, जहां खेती करते थे, दोपहर को, दिन को, सुबह शाम, उनका दर्द को देख के मैंने, मेरा आत्मा मैंने एकदम
थर्रा गया कि नहीं, ऐसा राजनीति नहीं करेंगे। तो ये 1000-1200 एकड़ जमीन पर फैला ये छाई डैम है और उसके इर्द गिर्द लगभग कितनी आबादी होगी, कितने गांव होंगे? उसके इर्द गिर्द पूरा डेंसर पॉपुलेशन, हमको लगता है कि करीब करीब 25 से 50 हजार आबादी होगा। अच्छा। एकदम, और वो भी बहुत माने डिस्टेंस नहीं है, 200 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। मेरा घर तो 100 मीटर में है। तो सोचिए सर, इतना बड़ा छाई डैम, ठीक है सरकार बना, तो जो मेरा डिमांड था मुआवजा का वो तो होना चाहिए था। नहीं, ठीक है, लेकिन अब तो रोशन लाल चौधरी तो बीजेपी के विधायक, हाँ, तो आपको नाराजगी आंसू से क्यों? देखिए सर, एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं, रोशन लाल चौधरी भाजपा के विधायक है, लेकिन रोशन लाल चौधरी सुदेश जी के मौसा भी हैं। और कैसा फील हो रहा था कि आंसू में भी रह के मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा। रोशन जी के अगेंस्ट में मैं बोल देता कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो क्या एक्सेप्ट करते? नहीं करते। तो आप समझिए बात को, तो भाजपा के विधायक है और विजय साहब चुनाव लड़ने की घोषणा भी नहीं कर सकता है, उसमें लोगों को दुख होगा। तो फिर आंसू और भाजपा वहां अलग कहाँ है? पूरा झारखंड में आंसू और भाजपा भड़का खाम एक ही है। तो वो तो सुदेश जी की मजबूरी थी ना, सुदेश जी की मजबूरी, चूंकि वो एनडीए का हिस्सा है और पूरा पुराना अलाई पार्टनर है बीजेपी जी आंसू झारखंड, जी क्योंकि झारखंड में ही आंसू, जी झारखंड में पुराना अलाई पार्टनर, इस वजह से शायद अपने अलाई पार्टनर की वजह से वो चुप्पी साथ दिए हों। वो कैसे कर सकते हैं कि वहां पर बीजेपी भी लड़े, आंसू भी लड़े? नहीं, तो यहाँ भाजपा राजस्व का बात नहीं, वहां पर एक माने क्या बोलिएगा, रोशन जी उनका मौसा है, तो वो भी बहुत बड़ा मसला है। आप देखिए प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस का बात हम लोग करते हैं सर। आजसू और भारतीय जनता पार्टी में अलायंस होके चुनाव 2 ही बार हुआ है, 14 में और 24 में। बाकी तो हम लोग पोस्ट पोल अलायंस करते थे। उस समय तो पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहती थी। माने एक बगीचा जिसमें सब तरह का फूल हो, वो फूल खत्म, एक तरह का फूल दिखने से काम नहीं चलेगा। सभी पलामू प्रमंडल में भी हमारे लोग थे, संथाल में भी थे, आपका कोल्हान में भी थे, उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर में थे। कहाँ? फिर संगठन सब जगह था और संगठन धीरे धीरे खत्म क्यों हो गया? तो संगठन खत्म होने का कारण है कि आप बड़ा लिमिटेड हो गए, माने बड़ा आप सिंक्रोनाइज कर दिए, एकदम छोटा जगह में सीमित हो गए। तो वहां पर बाकी लोग जो सेवा देना चाहता था एक प्रतिनिधि के रूप में, एक जन प्रतिनिधि बनना चाहता था, लोकतंत्र के बड़े मंदिर दिल्ली जाना चाहता था, विधानसभा जाना चाहता था, वो लोग कहाँ गए? वो लोग का तो जीवन खत्म हो गया। हम लोग पूरा पूरा कालखंड लगा दिए सर। मेरे फादर, बगीचा में एक ही तरह के फूल का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यही है सर कि हम माने अब एकदम खास लोगों को, केवल खास लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। अब बड़ा छोटा क्षेत्र में, माने एक उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में आप सिमट गए। उसमें खुल कर बोलिए ना, छोटा क्षेत्र का एक ही घर में, तो आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, देखिए हम एक ही परिवार एकदम है, आप देखिए ना, इसमें खुल के, इसमें हिचक क्यों रहा है? नहीं नहीं, एकदम स्पष्ट है कि आप रामगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, गिरिडीह फिर आप चले जाते हैं, वहां फिर कौन लड़ता है? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग का तो ख्याल रखिएगा ना। आप वहां से लड़ते हैं, लड़वाते हैं, बगल में आपके जो लंबोदर जी हैं, आपके पीए रहे हैं, क्या राजनीति वो किए हैं? राजनीति तो माने वो समर्पण, वो त्याग और वो जो समझ होनी चाहिए, जो जमीन में जो रहा है शुरू से 20-22 साल राजनीति किया, वो ना जानेगा। तो आप वहां से विधायक बनते हैं, आपके तिवारी महतो जी मांडू से विधायक बनते हैं, तो तिवारी महतो जी कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी जी के चेला है। फिर बड़का गांव से फिर आप रोशन जी को लड़ाते हैं, तो रोशन जी को तो मैं खुद लेके गया था और उनके प्रति सम्मान भी रहता है हमेशा। लेकिन जो रोशन जी से एक्सपेक्टेशन मेरा था कि इतना दिन समय दे दिए, मेरे फादर रोज पूछते थे सर हमसे, मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे फादर पूछते थे बेटा इतना इतना केस है, कब तेरा खत्म होगा? जीते जी तो खत्म नहीं हुआ, आज मरे हुए मेरे फादर का 6-7 साल हो गया, अभी भी मेरे पर केस चल रहा है। मेरी माँ बोलती थी कि रोशन लाल चौधरी के पीछे पीछे रहे ही बेटा, ये चुनाव जीतो रे, से करो बोलबे ना करो ठीक से। तो हम बोले कि माँ जीतेंगे, हम लगे हुए और जिताए उनको। और मेरा मकसद था कि रोशन जी को मैं लाया था, तो मैं उनको जिता के ही जो भी करना होगा करूंगा, और जिता दिया। आज उनको छोड़ दिया क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं। वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। विधायक हैं आप, बड़का गांव विधानसभा, कर नहीं पा रहे हैं, मतलब कि वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? वो जनप्रतिनिधि है, विधायक हो गए, एकदम सम्मानित माननीय है, लेकिन रोशन
क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे। आप देखिए ना रोशन लाल, देखिए दो तरह से बात होता है सर। आपके कार्यकर्ता जो आपके साथ काम किए, वो सीधा सीधे जुड़ाव लोगों के साथ किसका था? कार्यकर्ता का। कार्यकर्ता खुश तो जनता खुश, क्योंकि वहां की समस्याओं को चिन्हित करके आपके तक या बाकी माध्यम से समाधान कौन करेगा? कार्यकर्ता। क्योंकि आप विधायक है, लेकिन चूंकि कामों को डिसेंट्रलाइज करना था तो कार्यकर्ता ही डिसेंट्रलाइज का हिस्सा थे। अब आपके कार्यकर्ता आपसे दुखी हो गए, 8 महीना में ही दुखी हो गए। आखिर आपने क्या कर दिया? आप किसी से बात नहीं, सबका यही शिकायत, विधायक जी हम लोग से बात नहीं करते, आते हैं तो टोकते भी नहीं, कार्यक्रम मेरे गांव में। और दुख तो तब होता है ना सर कि कोई कार्यकर्ता 20 साल काम किया, उसका टोला मोहल्ला में कोई शिलान्यास करने जा रहे हैं, और विधायक कौन नहीं कर रहा है जो जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया। तो फिर आपका कार्यकर्ता दुखी, तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे। केवल एक विधायक का काम इतना थोड़ी है सर कि विधायक मद हम बांट दे, लाख रुपया 1.5 लाख रुपये का सड़क बना दे या डीएमएफटी का अनुशंसा से, तो वो तो अभी शिलान्यास कर रहे हैं, अम्बा प्रसाद की थी। उसके अलावा विधायक का काम है कि लोगों का जो बहुत अमूलचूल, माने लोगों का बहुत बड़ा समस्या, अमूलचूल नहीं, बहुत बड़ा विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर आपका क्या प्लान है? आप क्या करना चाहते हैं? लोग जो चाह रहा है, लोगों के अंदर जो दर्द है, उस दर्द को कैसे खत्म करेंगे आप? आज आपका छाया डिम बन गया, लोग रो रहा है, महिलाएं रो रही, उस दर्द को कौन देखेगा? आपसे हो ना हो, आपको ताकत के साथ आवाज उठाना पड़ेगा। विधानसभा में केवल पढ़ दीजिएगा तो नहीं होगा, उसके बाद का जो कंप्लायंस है उसको पूरा करना होगा ना, तो कर नहीं पा रहे हैं। मान लिया कि वो ठीक है, वो बीजेपी में चले गए, आपके पास एक ऑप्शन तो बीजेपी भी है। मान लिया कि आप आजसू आपने छोड़ दिया, तो आप निश्चित तौर पर, चूंकि 25 वर्षों का संघर्ष है जी, आपने किया है, तो आप कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे जी, या करने वाले होंगे, तो बीजेपी भी एक ऑप्शन है। आप किसको आप चॉइस कर रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में बहुत मजबूत पार्टी रही है शुरू से, और देश में सरकार है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं जा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वहां जाने के बाद फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अब जनता के लिए लड़ाई करना चाहता हूँ, लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, उनके मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, मैं जाऊंगा, लेकिन जनता के सवाल पर मैं खड़ा होना चाहता हूँ। फिर भाजपा में जाके प्रोटोकॉल के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा, वहां फिर लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। अभी बहुत बड़ा समस्या विस्थापन है सर, लड़ाई किसके खिलाफ लड़ेंगे? फिर भाजपा में जाएंगे तो एनटीपीसी सेंट्रल की एजेंसी है, उसी के खिलाफ लड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इस राज्य की कस्टोडियल है, मुख्यमंत्री इस राज्य के मालिक हैं, एक सेवक हैं। अभी आप देखिएगा कि इस पूरे राज्य में एक आवाज बन के जयराम जी उठे, और जयराम जी स्पष्ट रूप से बात बोलते हैं तो धरती पर करते भी हैं, तो वो कर रहे हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है। और हमको लगता है कि 25 साल से जो हम लोग रटते थे कि 25 साल हो गया, राज्य अलग हुए, विकास क्यों नहीं हुआ, सबका जितना भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सब लोग इस बात को उठाते रहे, तो 25 साल में क्यों नहीं हुआ भाई? आपने प्राथमिकता से उन विषयों को उठाया नहीं। राजनीति को थोड़ा थोड़ा झारखंड में व्यापारीकरण लोगों ने करके रखा था, उसी व्यापारीकरण को तोड़ने के लिए नियति हमको लगता है राज्य अलग होने से 5 साल पहले इस धरा पर जयराम जी जैसे लोगों को भेजे हैं, जो आज 29 साल की उम्र में लगता है कि इनके आने से झारखंड में अब परिवर्तन होगा। 25 साल थोड़ा इंतजार हम लोग को करना पड़ा। युवा अवस्था में आ गया झारखंड, 25 साल में लोग चुनाव भी लड़ते हैं, 18 साल में वोटिंग देते हैं, तो 25 साल के बाद आप देखिए कि संजोग है कि जयराम महतो जैसे शख्सियत इस धरती पर आए हैं, और हमको लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस राज्य में होगा। इसलिए मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं, और 24 अगस्त को मैं पूरे अपने समर्थकों के साथ जयराम जी के साथ जाऊंगा, और जितना लोगों, मेरा जितना क्षमता है इस राज्य के लिए करने का मैं करूंगा। आपको क्या लगता है कि आप जेएलकेएम के साथ जा करके आप झारखंड को किस तरह से अब आगे लेकर के जा सकते हैं? तो वहां जाने के बाद सबसे पहला सर कि पूरे बड़कागांव विधानसभा और झारखंड में जहां भी विस्थापन की समस्या है, वो बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि हम लोग खुद विस्थापित है, जो उस दर्द से गुजर रहे हैं, तो उस दर्द को लेकर के लोगों का मरहम, माने कैसे हम कर सके, लोगों की समस्याओं का समाधान कितना हद तक कर सके, उसके लिए संघर्ष शुरू करेंगे सबसे पहले, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, इस राज्य में वो दर्द है बेरोजगारी का। आप देखिए कि हैदराबाद में अगर जयराम जी जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत करते हैं, तो स्वागत इसलिए कर रहे हैं, यहाँ से पलायन करके गए हैं, प्रवासी हो गए हैं। इस राज्य में इतनी संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं में ये हम है कहाँ, टिक कहाँ रहे हैं, तो उस विषय पर हम लोग काम, उस क्षेत्र में हम लोग काम शुरू करेंगे कि बेरोजगारी को कैसे, उसमें कुछ हम लोग उसमें मदद कर सके कि लोग वापस आए,
इस राज्य में वापस आए, और ये तभी होगा जब ताकत के साथ राजनीति में जेल के में स्थापित होगा। झारखंड में तो ये देखा गया है कि संघर्ष की शुरुआत तो इस तरह से होती है, विस्थापन की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं, जी बहुत पुरानी लड़ाई, लेकिन लड़ाई होने के बाद जब थोड़े से मजबूत हो जाते हैं फिर वो सत्ता के साथ चिपक करके रह जाते। जी आपका जो वहाँ रामगढ़ हो, आपका बड़का गांव है, निश्चित तौर पर वहाँ विस्थापन का बहुत बड़ा मामला है। जी इससे पहले आप देखिए झारखंड की जितनी बड़ी परियोजनाएं हैं, विस्थापन वहाँ हुआ। सोनरेखा परियोजना, जी पूरा बोकारो, जी बोकारो स्टील सिटी, आपका एचईसी, आपका जमशेदपुर, इतना बड़ा बड़ा हजारों करोड़ जमीन, मतलब एकड़ जमीन से लोग विस्थापित हुए, आज भी संघर्षशील है। कहीं पर भी विस्थापन को लेकर के पूरी तरह से अभी भी मुआवजा नहीं मिला है, ये कई दशकों का मामला है। जी तो आप अपने क्षेत्र में के विस्थापन को लेकर के आप कितने आशान्वित हैं कि आप वहां के लोगों को न्याय दिला पाएंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड राज्य बना इन्हीं विषयों, इन्हीं मुद्दों को लेकर के। झारखंड अगर अलग होगा तो इन विषयों का समाधान होगा, संपूर्ण नहीं लेकिन हद तक समाधान हो जाएगा। हम इसलिए पहले बोले कि वो संजोग देखिए कि 25 साल बाद वो नौजवान आया है, कि 25 साल में कोई इच्छा शक्ति वाला लीडर यहाँ नहीं रहा, केवल मैं उम्मीद करता हूं कि आप जयराम महतो के साथ, मतलब पार्टी से मिल करके, पहले तो मैं आपको शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा कि आप जेएल कैंप में आप ज्वाइन कीजिएगा 24 तारीख को जी। और नो डाउट एक नया ऊर्जावान युवक के रूप में वो हमारे विधानसभा सदन में आज पहुंचे हैं। उम्मीदें हैं झारखंड के लोगों को भी, और आपसे भी उम्मीद है कि आपने जो 25 वर्षों का संघर्ष आपने देखा है, झेला है, वो कम से कम है कि आप अपने क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में, जो आपका पूरा कोयलांचल का क्षेत्र है, वहाँ विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है, और उसके अलावा जनता के पास वहाँ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ मिल करके आप उन संघर्षों को पूरा करते हुए वहाँ के लोगों को उससे निजात दिलाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप यहाँ आए खबर मंत्र में, और हमारे सामने आपने अपना पक्ष रखा, अपना इंटरव्यू दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।